हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 2007 में रिलीज हुई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी ज़ोडिएक के बारे में। दोस्तों, इस मूवी की स्टोरी लाइन कैलिफोर्निया के एक सीरियल किलर ज़ोडिएक के इर्द गिर्द घूमती है और मूवी के एंड तक सिर्फ यही पता लगाने की कोशिश की जाती है कि ये ज़ोडिएक कौन है। दोस्तों, मूवी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मूवी की स्टोरी एंड तक जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग होती है 1969 में कैलिफोर्निया के वेल्लेहो सिटी से, जहां एक कपल डार्लिन फेरिन और माइक मैग्यू दोनों लवर लेन पर साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी एक अननोन पर्सन डायरेक्टली उन दोनों के पास आता है और अपनी हैंड गन से उन पर कंटिन्यूअस फायर करता है। इस फायरिंग में डार्लिन फेरिन मर जाती है, लेकिन लकीली माइक जिंदा बच जाता है। दोस्तों, इस मर्डर की इंफॉर्मेशन किलर खुद पुलिस को देता है। इसके अलावा एक महीने बाद कैलिफोर्निया की मशहूर न्यूज़पेपर कंपनी क्रॉनिकल के मेन ऑफिस में भी उसी अननोन किलर का लेटर आता है, जिसमें वो उसके किए हुए मर्डर के बारे में और उस मर्डर से जुड़ी इंफॉर्मेशन जैसे गन के बुलेट का साइज जैसी बातें लिखी हुई होती हैं। दोस्तों, क्रॉनिकल में पॉल एवरी जो एक क्राइम रिपोर्टर है और रॉबर्ट ग्रे स्मिथ जो एक कार्टूनिस्ट है, इन दोनों का इम्पोर्टेंट रोल होता है इस मूवी में। इसके अलावा उस लेटर के साथ एक और इनक्रिप्ट लेटर साथ आता है जिसे साइफर कहते हैं। वो अननोन किलर चाहता है कि क्रॉनिकल वाले ये साइफर अपने न्यूज़पेपर पे छापें और इसे सॉल्व भी करें, क्योंकि उस किलर ने लेटर में लिखा है कि इस साइफर को सॉल्व करने पर उसकी आइडेंटिटी का पता चलेगा और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो और भी रात में चलते अकेले लोगों को मारेगा। रॉबर्ट उस साइफर को ध्यान से देखता है और वो कहता है कि इसमें किलर की आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन सारे सीनियर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि वो बस एक कार्टूनिस्ट है। और वो सब डिसाइड करते हैं कि अगर उस लेटर में लिखी हुई बात सच है, मींस दैट ऐसा मर्डर सच में कहीं हुआ है, तो वो साइफर को न्यूज़पेपर में छापेंगे। पॉल एवरी वेल्लेहो के पुलिस डिपार्टमेंट से 4 जुलाई 1969 को हुए अनसुलझे मर्डर के बारे में पूछता है और पुलिस डिपार्टमेंट से क्रॉनिकल वालों को पता चलता है कि लेटर में लिखी सारी बात सच है और वो साइफर को अपने न्यूज़पेपर में छाप देते हैं। कुछ दिनों बाद एक हिस्ट्री टीचर और उसकी वाइफ उस साइफर को सॉल्व कर देते हैं, जिसमें सच में किलर की आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता। पॉल एवरी रॉबर्ट ग्रे स्मिथ से मिलता है। वो दोनों काम तो एक ही जगह करते हैं, लेकिन उस दिन से पहले उन्होंने इस तरह डायरेक्टली बात नहीं करी होती है। पॉल रॉबर्ट को कहता है कि तुम सही कह रहे थे, इस साइफर में किलर ने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करी है। उस साइफर में बस ये लिखा हुआ है कि उसे लोगों को मारने में मजा आता है। ये मर्डर्स उसे जंगल में जानवरों के शिकार करने से भी ज्यादा मजा देते हैं। उसी दिन क्रॉनिकल में एक और लेटर आता है जिसमें उस अननोन किलर ने अपने आप को ज़ोडिएक नाम दिया हुआ है और उसका एक साइन भी है। सितंबर 1969 में ही नैपा काउंटी के एक लेक के किनारे एक कपल लेटे हुए होते हैं। तभी सिसेलिया को एक आदमी अपनी तरफ आता हुआ दिखता है और वो ब्रियान को जल्दी से उठाती है। वो आदमी ज़ोडिएक है जिसने अपने आप को पूरा कवर किया हुआ है। वो गन पॉइंट पर ब्रियान से उसका वॉलेट और उसकी कार की चाबी लेता है और दोनों को रस्सी से बांध देता है। इसके बाद वो सडनली अपने चाकू से उन दोनों पर लगातार वार करता हुआ चला जाता है और वहां से भाग जाता है। सिसेलिया तो वहीं ऑन द स्पॉट मर जाती है, लेकिन फॉर्चुनेटली ब्रियान जिंदा बच जाता है। ज़ोडिएक पहले की तरह ही पुलिस को इस मर्डर की इंफॉर्मेशन देता है और ब्रियान की कार पर 2 डेट लिखकर चला जाता है जिस दिन उसने मर्डर किए थे। पॉल एवरी और रॉबर्ट ग्रे स्मिथ उन दोनों को ही कुछ समझ नहीं आता कि ये सीरियल किलर ज़ोडिएक ऐसे बिना किसी कारण के मर्डर क्यों करे जा रहा है। तभी रॉबर्ट को साइफर के कुछ वर्ड्स याद आते हैं कि सबसे खतरनाक जानवर। वो पॉल को एक मैगजीन दिखाता है जिसमें मोस्ट डेंजरस गेम मूवी का पोस्टर है। इस मूवी में भी किलर इसी तरह खेल खेल में लोगों का शिकार करता है, जिसमें वो इंसानों को सबसे खतरनाक जानवर समझता है। रॉबर्ट को लग रहा है कि कहीं न कहीं ज़ोडिएक ने अपने किलिंग का रेफरेंस इसी मूवी से लिया है। करीब 2 हफ्ते बाद अक्टूबर 1969 में सैन फ्रांसिस्को में ज़ोडिएक रात में एक टैक्सी वाले का मर्डर कर देता है, लेकिन इस बार उसे ऐसा करते हुए कुछ बच्चे देख लेते हैं। वो पहले टैक्सी ड्राइवर के सर पर पीछे से गोली मारता है, फिर आगे आकर उसका वॉलेट, कार की चाबी और उसकी शर्ट का एक टुकड़ा फाड़कर अपने साथ ले जाता है। वो बच्चे पुलिस को फोन करते हैं। अब ज़ोडिएक का केस सैन फ्रांसिस्को पुलिस के इंस्पेक्टर डेव टोशी और बिल आर्मस्ट्रांग को मिलता है। वो टैक्सी की अच्छे से छानबीन करते हैं। उन्हें खून में लगा दस्ताने मिलते हैं। इसके साथ ही डेव टोशी उन बच्चों से ज़ोडिएक के लुक के बारे में भी पूछताछ करता है, जिन्होंने कुछ देर पहले ये सब होते हुए देखा। अगले दिन क्रॉनिकल में एक और लेटर आता है, लेकिन इस बार लेटर के साथ खून में लगा शर्ट का टुकड़ा भी है। उस लेटर में लिखा हुआ है कि अब वो दर्जनों स्कूल के बच्चों को मारेगा। पहले वो स्कूल बस का टायर पंचर करेगा और एक एक करके बस से निकलते हुए बच्चों को मार देगा। ये लेटर और कपड़े का छोटा सा पीस क्रॉनिकल वाले डेव टोसी और बिल को दे देते हैं ताकि इससे उनकी इन्वेस्टिगेशन में कुछ मदद हो सके।
जोएडेक के बच्चों को मारने वाली धमकी के बाद शहर में डर का माहौल बन जाता है। पॉल एवरी जोएडेक पर मिली हर इंफॉर्मेशन को अपने आर्टिकल में लिखता और क्रॉनिकल के न्यूज़पेपर में छापता रहता है। इधर पुलिस पर भी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अगले दिन मंडे है, बच्चों के स्कूल जाने का दिन। इधर बिल आर्मस्ट्रांग भी वल्लेहो के पुलिस डिपार्टमेंट और नेपा काउंटी के पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करता है ताकि उनकी तरफ से जोएडेक के लिए कोई सुराग मिले तो वो सैन फ्रांसिस्को पुलिस के साथ जरूर संपर्क करें। इससे बिल को नेपा काउंटी के पुलिस से जोएडेक के जूतों के साइज मिलते हैं। वो जूते मिलिट्री वालों के हैं। इससे हो सकता है कि जोएडेक पहले मिलिट्री में रहा हो। यहाँ क्रॉनिकल में रॉबर्ट और पॉल एवरी एक पैटर्न को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिस पैटर्न में वो लोगों को मारे जा रहा है, और यही काम डेव और बिल भी कर रहे होते हैं। लेकिन उन्हें कोई ऐसा पैटर्न नहीं मिलता जिसके हिसाब से जोएडेक लोगों को मारे जा रहा है। रात में डेव के पास बिल का फोन आता है। उन्हें पता चलता है कि कुछ देर पहले ही जोएडेक ने एक टीवी के टॉक शो के होस्ट मेलविन से उसके शो पर फोन के थ्रू बात करने को कहा है। वो दोनों मेलविन को अपने साथ उसके स्टूडियो में ले जाते हैं जहां पहले से ही और भी पुलिस वाले और मीडिया के लोग हैं। बिल मेलविन को कहता है कि तुम उसे बातों में उलझाना और यकीन दिलाना कि तुम उससे मिलना चाहते हो और अपनी बातों को करीब 15 मिनट तक कंटिन्यू रखना जिससे हम उसकी कॉल को ट्रेस कर सकें। कुछ देर में ही जोएडेक मेलविन को फोन करता है। दोस्तों, ये कन्वर्सेशन लाइव टीवी पर ब्रॉडकास्ट हो रही होती है और डेव उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। मेलविन उससे उसका नाम पूछता है। जोएडेक उसे अपना नाम सैम बताता है। मेलविन उससे उसकी परेशानी या वो ऐसे बिना किसी कारण के लोगों को क्यों मारे जा रहा है जैसे क्वेश्चन पूछता है। जोएडेक उसे बताता है कि उसे सर दर्द होता है, वो इतना तेज होता है कि उससे सहन नहीं होता और लोगों को मारने के बाद ही उसका सर दर्द कम होता है। इसके बाद जोएडेक गुस्से में फिर से स्कूल के बच्चों को मारने की बात करने लग जाता है, लेकिन मेलविन उसे शांत कर मिलने को बोलता है, जिसके लिए जोएडेक अपने बताए हुए एड्रेस पर मेलविन को आने को कहता है और यहीं उसकी कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। अगले दिन पुलिस, मीडिया, हेलीकॉप्टर सब मेलविन के साथ आते हैं। इतना तामझाम देखकर कोई अपराधी कैसे पब्लिक में किसी आदमी से मिल सकता है, और जोएडेक भी मेलविन से नहीं मिलता। अगले दिन क्रॉनिकल में एक और लेटर आता है जिसमें जोएडेक पुलिस वालों को उनकी चालाकी के लिए बोलता है और कहता है कि मैं इतनी जल्दी तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा। इस बार लेटर के साथ एक और बड़ा साइफर वो भेजता है। पॉल एवरी रॉबर्ट से पूछता है कि तुम ये साइफर सॉल्व कैसे करते हो। रॉबर्ट उसे लाइब्रेरी से लाई हुई कुछ बुक्स दिखाता है जिसमें साइफर के सिंबल्स को वर्ड्स या लेटर में कन्वर्ट करना सिखाया हुआ होता है। यहाँ डेव, टोशी और बिल दोनों मेलविन के घर जाते हैं क्योंकि उसके घर जोएडेक का लेटर आया हुआ है। उसमें जोएडेक उससे मदद मांगता है कि वो उसकी मानसिक बीमारी को ठीक कर दे। मेलविन ऑफिसर को बताता है कि जोएडेक ने कई बार उसके घर फोन करा, लेकिन घर से बाहर रहने की वजह से वो उसका फोन कभी अटेंड नहीं कर पाया। लेकिन एक बार उसके घर की मेड ने उसका फोन उठाया था और इस तरह कई महीनों तक जोएडेक कंटिन्यूअस पुलिस वालों को, मीडिया को और न्यूज़पेपर वालों को धमकी भरे लेटर भेजता रहता है। इंस्पेक्टर डेव, टोसी और बिल आर्मस्ट्रांग हर तरह से उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेटर की हैंडराइटिंग मैच करके, लोगों से पूछताछ करके, जैसे पॉसिबल हो सके। क्रॉनिकल के क्राइम एडिटर पॉल एवरी और रॉबर्ट भी जोएडेक को लेकर अलग अलग फैक्ट जानने की कोशिश करते हैं। पॉल को लग रहा है कि जोएडेक ये सब फेमस होने के लिए कर रहा है और वो रॉबर्ट को एक पुराने न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता है जिसमें एक मर्डर की न्यूज है और उसका कातिल पकड़ा जा चुका है। लेकिन जोएडेक ने पब्लिसिटी के लिए ये मर्डर की जिम्मेदारी खुद लेते हुए लेटर लिखा है, और भी ऐसे कई लेटर उसने लिखे हैं जिसमें उसने मर्डर नहीं किया लेकिन वो मर्डर की जिम्मेदारी लेता है ताकि लोग उससे डरें। इसके अलावा पॉल रॉबर्ट को एक रिस्ट वॉच कंपनी का पोस्टर दिखाता है जिसका नाम जोएडेक है और उसका साइन भी जोएडेक के साइन जैसा ही है। जोएडेक ने अपना नाम और साइन भी एक कंपनी से चुरा रखा है। करीब 4 महीने बीत जाते हैं लेकिन अब जोएडेक की तरफ से ना कोई लेटर है और ना कोई हलचल। क्रॉनिकल में भी पॉल और रॉबर्ट साथ न्यूज देख रहे होते हैं, तभी पॉल एक लेटर खोलता है। इसे देखकर वो डर जाता है। वो लेटर जोएडेक का है जिसमें खून के धब्बे वाली शर्ट का टुकड़ा भी है। असल में पॉल एवरी ने जोएडेक को लेकर या उसके खिलाफ कई आर्टिकल अपने अखबार में छापे थे, जैसे पब्लिसिटी वाली बात की वो जो मर्डर नहीं करता उसकी जिम्मेदारी भी खुद ले लेता है ताकि लोग उससे डरे। इससे शायद जोएडेक पॉल एवरी को अपने निशाने पर लेता है। पॉल एवरी जोएडेक के लेटर को डेव, टोशी और बिल आर्मस्ट्रांग को दिखाता है। पॉल अपनी सुरक्षा के लिए डेव से गन भी मांगता है। उसे डर है कि जोएडेक उस पर हमला न कर दे। उस लेटर के बाद शहर के सारे क्राइम रिपोर्टर या एडिटर आई एम नॉट एवरी का बैच पहनकर घूमने लग जाते हैं। इवन खुद पॉल एवरी भी आई एम नॉट एवरी का बैच पहन लेता है। वो रॉबर्ट को बताता है कि जोएडेक के लेटर भेजने के बाद कई सुराग मिलने शुरू हो रहे हैं, जिसमें से एक गुमनाम शख्स भी है
जिसने पॉल को रिवरसाइड काउंटी बुलाया है। पॉल एवरी रिवरसाइड काउंटी जाता है और उसे ज़ोडिएक से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर पता चलती है, जो सीधा अगले दिन न्यूज चैनल पर ब्रॉडकास्ट हो जाती है। पॉल एवरी को पता चलता है कि अक्टूबर 1966 में रिवरसाइड में एक मर्डर हुआ था और मर्डर के कुछ दिनों बाद जिसका मर्डर हुआ उसकी फैमिली को भी लेटर मिला था और ऐसे ही लेटर उस टाइम वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में भी मिला था। उस टाइम के लेटर की हैंडराइटिंग को आज के लेटर के साथ मैच करा गया तो वो मैच हो गई, जिसका मतलब ज़ोडिएक ने अपना पहला मर्डर 1966 में रिवरसाइड काउंटी में किया था। इन सबूतों की जांच करने के लिए डेव टोसी रिवरसाइड काउंटी के पुलिस ऑफिसर से बात करता है और उस 1966 वाले मर्डर की फाइल चेक करता है, जिसे पता चलता है कि वो मर्डर ज़ोडिएक ने ही किया है। लेकिन डेव टोसी पॉल पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने ये बात उन्हें न बताकर सीधा न्यूज चैनल पर ये बातें पब्लिक कर दी। इस कारण से उन्हें ज़ोडिएक पर तहकीकात करने में बहुत परेशानी हो जाती है। ज़ोडिएक की न्यूज पब्लिक होने के बाद कई सारे लोगों से उसके लिए कई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसमें से एक आदमी बिल आर्मस्ट्रांग को मिलता है जो आर्थर ली एलन के बारे में बताता है, जो 1968 में उसके साथ नौकरी करता था। वो आदमी बिल को आर्थर के नेचर के बारे में बताने लगता है कि वो हमेशा मर्डर से रिलेटेड बातें करता था, किस तरह बंदूक के ऊपर टॉर्च लगाकर लोगों को मारो जिससे रात में मरने वाला तुम्हारी शक्ल कभी देख ही ना पाए, और बच्चों को स्कूल बस से निकालकर एक एक करके मारने की बात भी मीन्स दैट ज़ोडिएक जो भी अभी कर रहा है सेम वैसे ही इरादे 1968 में आर्थर एलन ली के थे। उस आदमी की बात सुनकर बिल आर्मस्ट्रांग को आर्थर पर शक होता है। बिल आर्मस्ट्रांग आर्थर की हैंडराइटिंग के मैच ज़ोडिएक के भेजे गए लेटर से करता है, लेकिन मैच नहीं मिलता और बाद में उसे पता चलता है कि आर्थर दोनों हाथ से लिख सकता है और हो सकता है कि वो ज़ोडिएक वाले सारे लेटर लेफ्ट हैंड से लिखता हो, जिस कारण उसकी हैंडराइटिंग मैच ना हो पा रही हो। और ये सारी बातें ऑफिसर अपने सीनियर को बताता है और आर्थर को लेकर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन की परमिशन लेता है। डेव, बिल और वल्लेहो को सार्जेंट जैक आर्थर ली एलन से मिलने जाते हैं। ज़ोडिएक से रिलेटेड उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो लगातार खुद पर लगने वाले इल्जामों को गलत या झूठा बता देता है और इंस्पेक्टर के पूछने पर वो मना कर देता है कि वो दोनों हाथों से नहीं लिख सकता है। इसी पूछताछ के दौरान डेव की नजर आर्थर की रिस्ट वॉच पर जाती है। डेव उससे उसकी वॉच मांगता है और दोस्तों वॉच की कंपनी का नाम ज़ोडिएक होता है। तभी पूछताछ खत्म होती है, उसे जाने दिया जाता है। लेकिन अब डेव और बिल को आर्थर पर पूरी तरह से शक हो जाता है। वो दोनों उसके भाई और उसकी वाइफ से मिलते हैं। उसके भाई का ये मानना है कि आर्थर थोड़ा मेंटली डिस्टर्बिंग पर्सन है। हालांकि उन्होंने काफी महीनों से बात नहीं करी है। बिल ज़ोडिएक को भेजे हुए लेटर उन्हें दिखाता है और उसकी वाइफ को लेटर में एक चीज कॉमन लगती है जो आर्थर भी वैसा ही लिखता है। दोस्तों ज़ोडिएक के लिखे हुए लेटर में क्रिसमस की स्पेलिंग के एंड में डबल एस लगा हुआ है और आर्थर भी क्रिसमस की स्पेलिंग ऐसे ही लिखता है। ज़ोडिएक के लेटर में लिखी हुई हैंडराइटिंग का आर्थर की हैंडराइटिंग से मैच न होने के कारण अब उन्हें आर्थर के दूसरे हाथ की हैंडराइटिंग के सैंपल लेने होंगे। इसके लिए वो उसके घर वल्लेहो जाते हैं और उसके घर की छानबीन करते हैं। उस टाइम आर्थर अपने घर में नहीं होता। उनको घर में से 2 गन, एक M1 राइफल, ब्लैक जैकेट, दस्ताने और जूते मिलते हैं जो उसी साइज के हैं जब मर्डर के बाद उन्हें सुराग के रूप में दस्ताने और जूतों के साइज मिले थे। इतने में ही आर्थर अपने घर आता है और वो उसे सैन फ्रांसिस्को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। आर्थर एलन ली की अच्छे से जांच की जाती है, लेकिन प्रिंट और हैंडराइटिंग मैच न होने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है, जिससे डेव को कुछ समझ नहीं आता कि वो ज़ोडिएक को पकड़ पाएंगे भी या नहीं। इन्हीं सबके बीच क्रॉनिकल में पॉल एवरी के भड़काऊ आर्टिकल की वजह से उसकी बॉस उसे ऐसा लिखने से रोकते हैं, जिसकी वजह से वो क्रॉनिकल से अपनी जॉब छोड़ देता है। और इसी तरह बिना कोई ठोस सबूतों के ज़ोडिएक 4 साल तक गुमनाम रहता है। 4 साल बीत चुके हैं। क्रॉनिकल में पॉल एवरी की जगह कोई और नया क्राइम एडिटर आ चुका है और अब बिल आर्मस्ट्रांग ने भी अपना ट्रांसफर लेटर लिख दिया है। वो भी अभी ज़ोडिएक केस से हट जाता है और डेव टोसी भी इस अनसुलझे केस को ज्यादा गंभीर नहीं लेता। ऐसे ही एक दिन रॉबर्ट ज़ोडिएक से रिलेटेड कुछ आर्टिकल पढ़ रहा होता है और उसे पता चलता है कि ज़ोडिएक पर करीब सारे आर्टिकल पॉल एवरी ने ही लिखे हैं। वो बस जानना चाहता है कि आखिरकार ज़ोडिएक है कौन और वो अगेन पॉल एवरी से मिलता है। वो पॉल एवरी से कहता है कि क्यों ना हम दोबारा से सारे सबूतों और सुरागों की जांच करें, क्या पता हमें ज़ोडिएक से रिलेटेड कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वो मिल सके। पॉल एवरी रॉबर्ट को कहता है कि ये ज़ोडिएक अब हिस्ट्री बन चुका है,
अब तुम भी इस पर ज्यादा ध्यान मत दो। लेकिन रॉबर्ट के ज्यादा इंसिस्ट करने पर वो लाइब्रेरी की हिंट देता है। रॉबर्ट लाइब्रेरी से साइफर पर लिखी हुई बुक्स को लाता है और अगले दिन वो इंस्पेक्टर डेव टोसी से मिलता है। वो डेव को बताता है कि ज़ोडेक ने जो साइफर भेजे थे उसे समझने के लिए इन 3 किताबों की जरूरत है। और रॉबर्ट ने जब शहर की 3 बड़ी लाइब्रेरी में इस बुक की आवाजाही की खोजबीन करी तो उसे पता चला कि इन तीनों लाइब्रेरी में एक मिसिंग पर्सन है जिसने ये बुक यहाँ से ली और अपना रिकॉर्ड मिटा दिया। बेशक यही मिसिंग पर्सन ज़ोडेक है। डेव रॉबर्ट की बात सुनकर उसे नैपा काउंटी जाकर वहाँ के पुलिस ऑफिसर से मिलने की एडवाइस देता है। रॉबर्ट वहाँ जाता है और ऑफिसर जैक से मिलता है। वो पुलिस ऑफिसर को कहता है कि वो ज़ोडेक के केस में उनकी मदद करना चाहता है और उसे डेव टोसी ने यहाँ भेजा है। ऑफिसर जैक उसे ज़ोडेक पर हुई अब तक की सारी इन्वेस्टिगेशन में मिले सुराग, बयान और भी चीजें जहाँ रखी हुई है वहाँ उसे भेज देता है। बस रूल इतना होता है कि वो पेन और पेपर नहीं ले जा सकता। उसे यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसे वो याद करनी पड़ेगी। रॉबर्ट सारी फाइल्स को ध्यान से पढ़ना शुरू करता है और कई सारी फाइल्स पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि 1969 में ज़ोडेक ने डार्लिन को मारा था और डार्लिन ज़ोडेक और ज़ोडेक भी डार्लिन को पहले से जानता था, क्योंकि डार्लिन के मरने के पहले उसके घर पर 3-4 बार कॉल आए थे और कॉल में कोई नहीं बोल रहा था, बस गहरी सांसों की आवाज आ रही थी। और ज़ोडेक ने डार्लिन को जानबूझकर मारा, मींस ज़ोडेक पहले से उसे जानता था। इसके अलावा डार्लिन ने अपने नए घर पर एक पेंटिंग पार्टी रखी थी जिसमें कई लोग आए थे। रॉबर्ट को लग रहा है कि शायद ज़ोडेक भी उस पार्टी में आया होगा और इसका पता उसे डार्लिन की बहन लिंडा से मिलेगा, क्योंकि वो भी जब पार्टी में शामिल थी। और ये सब बातें वो डेव को बताता है और डेव उसे मेलविन से मिलने को कहता है, क्योंकि ज़ोडेक ने पहले मेलविन के घर भी कॉल किए थे। रॉबर्ट मेलविन के घर जाता है, वो उसे नहीं मिलता और बातों बातों में रॉबर्ट को पता चलता है कि वो जिस केयर टेकर से बात कर रहा है बहुत पहले मेलविन के घर पर ज़ोडेक की कॉल उसने ही अटेंड की थी। और रॉबर्ट उस केयर टेकर से कॉल पर हुई सारी बातें पूछता है। उसे पता चलता है कि जिस दिन उसने कॉल किया उस दिन ज़ोडेक का बर्थडे था और वो सभी सस्पेक्ट की बर्थडे की जांच करता है जिसका बर्थडे 18 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच आता हो, लेकिन उसे ऐसा कोई भी नहीं मिलता। और उसी रात उसके घर पर एक कॉल आती है और उसे कोई कॉल पर बताता है कि ज़ोडेक का असली नाम रिग मार्शल है। और अगले दिन शेरवुड से मिलने पर भी उसे पता चलता है कि शेरवुड को भी कई साल पहले किसी ने कॉल करके यही बताया था कि ज़ोडेक का असली नाम रिग मार्शल है। दोस्तों, शेरवुड हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है जो शुरू से ही इन सब लेटरों की हैंडराइटिंग की जांच कर रहा है। अब रॉबर्ट रिग मार्शल को ढूंढना स्टार्ट करता है। उसे पुलिस ऑफिसर से रिग मार्शल के बारे में पता चलता है कि वो मूवी थिएटर्स में काम करता था, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट टैक्सी में जो मर्डर हुआ था उसमें मिले फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुए थे, जिसके कारण उसे छोड़ दिया जाता है। रॉबर्ट को शेरवुड से एक नंबर मिलता है जिस नंबर से सालों पहले शेरवुड पर रिग मार्शल के सस्पेक्ट के लिए कॉल आया था और वो उस नंबर पर कॉल कर रिग मार्शल की हैंडराइटिंग के सैंपल मांगता है और उसे एक मूवी का पोस्टर मिलता है जो रिग मार्शल थिएटर में काम करते टाइम बनाया करता था। रॉबर्ट उस पोस्टर पर लिखी हैंडराइटिंग को ज़ोडेक के भेजे हुए लेटर की हैंडराइटिंग से चेक करवाता है, लेकिन हैंडराइटिंग में के अल्फाबेट मैच नहीं होता। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट को लिंडा का पता चलता है जो डार्लिन की बहन है और पेंटिंग पार्टी में शायद उसने ज़ोडेक को देखा हो और वो उसका असली नाम भी जानती हो। उसी शाम वो थिएटर के मालिक से भी मिलता है जिसके थिएटर में रिग मार्शल काम करता था और रॉबर्ट को पता चलता है कि जिस पोस्टर को वो समझ रहा था कि वो रिग मार्शल ने बनाया है, असल में वो रिग मार्शल ने नहीं बल्कि थिएटर के मालिक ने खुद बनाया था। और इस पॉइंट से रिग मार्शल का केस कमजोर हो जाता है। अब रॉबर्ट की एक ही उम्मीद है, लिंडा। वो अगले दिन लिंडा से मिलने जेल जाता है। वो कई सालों से जेल में है और रॉबर्ट उसे 1969 में हुई डार्लिन की पेंटिंग पार्टी के बारे में पूछता है। लिंडा उसे बताती है कि डार्लिन अक्सर एक लड़के से बहुत मिलती थी, वो उसे बहुत गिफ्ट देता था और वो उस दिन पेंटिंग पार्टी में भी आया था। वो बिल्कुल शांत था, एक जगह बैठा हुआ था, उसकी हरकतें कुछ अलग तरह की लग रही थी। रॉबर्ट लिंडा से उसका नाम पूछता है। रॉबर्ट को लग रहा है कि उसका नाम रिग मार्शल होगा, लेकिन लिंडा उसका नाम ली बताती है। वो भागकर वल्लेह पुलिस ऑफिसर जैक के पास जाता है जहां उसने सारे इन्वेस्टिगेशन की फाइल देखी थी और वो ऑर्थर एलन ली के बारे में ऑफिसर से बात करता है। ऑफिसर उसे बताता है कि इस बात का क्या सबूत है कि लिंडा जिस ली की बात कर रही है वो ऑर्थर एलन ली ही है। रॉबर्ट ऑर्थर से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से दोबारा चेक करता है और उसकी नजर ऑर्थर एलन ली के ड्राइविंग लाइसेंस पर पड़ती है और उसे वो सबूत भी मिल जाता है जिससे ये पता चले कि लिंडा जिस ली की बात कर रही है वो ऑर्थर एलन ली ही है। दोस्तों, आपको याद होगा कि मेलविन के घर पर ज़ोडेक का फोन आया था
और उस दिन उसका बर्थडे था। आर्थर एलन ली का बर्थडे भी उसी दिन का है। उसकी डेट ऑफ बर्थ उसके लाइसेंस पर लिखी हुई मिलती है। ये बात वो डेव टोसी को बताता है और कई सारे पॉइंट जो ये बताते हैं कि आर्थर एलन ली ही ज़ोडेक है, लेकिन डेव उसे बताता है कि फिंगरप्रिंट और राइटिंग के मैच न होने की वजह से हम ये साबित नहीं कर सकते कि आर्थर ही ज़ोडेक है। लेकिन डेव और रॉबर्ट को पूरा यकीन हो जाता है कि सारे मर्डर आर्थर ने ही ज़ोडेक बनकर किए थे। लेकिन कई सालों से ज़ोडेक की कोई हरकत न होने के कारण और कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण ये केस बंद हो जाता है। लेकिन कई दिनों बाद रॉबर्ट को आर्थर एलन ली का पता चलता है और वो उससे मिलता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से कुछ बात नहीं करते, सिर्फ एक दूसरे को देखते हैं। और 7-8 सालों बाद रॉबर्ट ग्रे स्मिथ की लिखी हुई किताब ज़ोडेक बेस्ट सेलर बुक बन जाती है और एक ऑफिसर माइक मैग्यू, जिसको मूवी की स्टार्टिंग में ही ज़ोडेक ने डार्लिन फेरिन के साथ गोली मारी थी, लेकिन डार्लिन मर गई थी, माइक जिंदा बच गया था और उसने ज़ोडेक को देखा भी था। माइक को अब 1991 में ऑफिसर अब तक के सारे सस्पेक्टेड लोग ही फोटो दिखाते हैं और माइक आर्थर एलन ली की फोटो पर ही उंगली रखता है। दोस्तों, ये ज़ोडेक रियल में कैलिफोर्निया का एक सीरियल किलर था जिसको कभी पकड़ा ही नहीं गया, और जब ज़ोडेक की असलियत पता चली तो आर्थर एलन ली हार्ट अटैक से मर चुका था। आई होप आपको ये मूवी की स्टोरी लाइन पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करो, और अगर आप कोई भी मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट में मूवी का नाम जरूर बताओ। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, थोड़ी मेहनत लग जाती है वीडियो में, चैनल को जल्दी से ग्रो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले हफ्ते एक और नई वीडियो, एक और नई फिल्म के साथ।